ये चीज़ जानना ज़रूरी है। भले ही आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हो जाने दो, एक दिन टाइम वेस्ट, 2 दिन हो जाने दो, बट 2-3 नंबर क्वेश्चन आ गए तो आपको ज़रूर स्कोर अच्छा हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड चेक, इसमें 3 चीज़ें हमें पढ़नी होगी। तो चेक सबसे पहले तो आप लोग यूज करते ही हो बच्चे, है ना, सभी के पास चेक बुक होता है। आप देखे हो कि चेक बैंक वाला देता है, आप अपने से चेक प्रिंट करके नहीं रख सकते हैं, और यदि आप अपने से कुछ इस तरह लिख के ले जाते हैं तो बैंक उसको मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक हमेशा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये है बैंक के अनुसार 1881, मतलब एक आगे एक पीछे, 8 भीतर 8 भीतर, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ये सारा चेक जैसे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज, इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज, मतलब माध्यम ट्रांजैक्शन करने के लिए। जब एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास, जैसे कागज की नोट भी तो विश्वास पे ही चल रही है। जिस दिन विश्वास खत्म हो जाएगा, वही 500 की नोट पे विश्वास खत्म हो गया, जो चल रही थी, गवर्नमेंट ने बोल दिया ये कागज की नोट अब नहीं चलेगी, ऑर्डर निकाल दिया, तो वही नोट जो पहले चलती थी वो बंद हो गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। वही 1000 की नोट पहले चलती थी, अब वो बंद हो गई। तो जिस दिन उसकी वैलिडिटी ख़त्म कर दी जाएगी, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक चलती रहेगी। तो गवर्नमेंट ने भी इन तीनों कागज़ों को, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो या चेक हो, इसको ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत वैलिड डॉक्यूमेंट माना है। यदि कोई इसको नहीं मानता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, या उसको जो भी सिस्टम है कानून के उसके अंतर्गत उसको आप एक्शन लिया जा सकता है। तो ये चेक और ये तीनों एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि आप अनकंडीशनल हो गया, मतलब अब अनकंडीशनल का मतलब कि मैं बोलूँगा कि नहीं, ये तो हरे रंग पे क्यों छपा हुआ है, यदि लाल रंग पे छपा होगा तो ही मैं इस पे पेमेंट करूँगा, ये नहीं है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। मतलब जैसा भी बैंक ने छाप के दिया है, जैसे एसबीआई के चेक का कुछ कलर प्रिंट स्टाइल अलग होगा, पीएनबी का अलग होगा, तो आप दोनों चेक की वैल्यू मानते हैं ना, उसी तरह अनकंडीशनल है, आपको मानना ही पड़ेगा, कोई कंडीशन लगा के नहीं मानेंगे। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें राइटिंग में होती हैं, है ना, और जो फॉर्मेट दिया गया था उस फॉर्मेट पे होती हैं, और उसको साइन करके ही वैलिड माना जाता है। जैसे आप चेक आपके पास है, और चेक पे आपके नाम पे अकाउंट है, और आपके फ्रेंड ने उस पर साइन किया है, या आपके फादर साहब ने साइन किया है, या वाइफ ने साइन किया है, तो जिसका अकाउंट है सिर्फ उसी की वैल्यू है, सिग्नेचर की वैल्यू है, और वही आदमी है फिर भी साइन का पैटर्न यदि चेंज कर दिया है तो भी वैल्यू नहीं है। यानी सब कुछ अथेंटिकेशन तभी माना जाता है जब चेकर और मेकर, मेकर मतलब जिसने बना रहा है, जो चेक को साइन कर रहा है, उसने भी सही ढंग से साइन किया है, और चेकर मतलब या जिसके पास ये पहुंच रही से बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला चेक करेगा आपका सिग्नेचर को, तो वो चेकर और मेकर दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और वो पेमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो कागज़ वो पैसे में मनी फॉर्मेशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसको 2-3 तरह से लोग हो सकते हैं इसमें। जैसे आप चेक किसी को देते हो तो आप हो गए देने वाले, चेक को देने वाले, या चेक को ड्रा करने वाले। ड्रा करना मतलब काटना, चेक काटना बोलते हैं ना हिंदी में, चेक काट दिया हूँ। चेक काट दिया मतलब एक तरह से चेक इशू कर दिया आपने, है ना, या चेक को लिख दिया, यही तो कहेंगे। ये सारे ये सब टर्म आपको समझना पड़ेगा, चेक ड्रॉ करना, चेक काट देना, चेक इशू कर देना। तो ये सारी चीज़ें आप चेक काट के देते हो, तो एक तो आप आदमी हो, आप फर्स्ट पार्टी हो गए, और जिसको देते हो जिसके हाथ में चला जाता है वो सेकेंड पार्टी हो गया। उस चेक को इंडोर्स भी कर सकता है। इंडोर्स मतलब चेक पे उसका, मान लो आपने चेक को क्रॉस नहीं किया है, अकाउंट पे ही नहीं लिखा है, तो अकाउंट पे ही नहीं लिखा है तो वो आदमी किसी दूसरे आदमी के भी अकाउंट में जमा करा सकता है, या किसी दूसरे आदमी को हैंड ओवर कर सकता है कि अपने बच्चे को बोल दे कि जा मेरा चेक जमा करा दे, या अपने फ्रेंड को दे दे कि भाई ये चेक तू ही भजा ले, मेरे को तुम्हें पैसा देना था, तो मैं पैसा नहीं देना चाहता हूँ, ये चेक ही ले ले और अपने अकाउंट में उतना पैसा डाल ले। तो बैंक वाले के लिए ओपन चेक है ये, इस पे अकाउंट पे ही नहीं है, तो जिसके हाथ में भी है उसको बोलते हैं बियरर। बियरर मतलब धारक, धारण करने वाला,
जिसके पास ये चेक उपलब्ध है वो ले लिया हाथ में, तो बेयरर इसको यूज कर सकता है, बैंक वाला इसी को पैसा दे देगा जो बैंक में जा रहा है। तो ये पार्टी हो गई है, फर्स्ट पार्टी हो गई है, सेकेंड पार्टी हो गई है, थर्ड फोर्थ पार्टी, कई पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन बेसिक पार्टी तो दो ही हुई ना, आपने इसी को दिया था, तो ये दो पार्टियों वाला हो गया। तो इस तरह बातें कही जा रही है बच्चे, ठीक है। यदि आपने किसी एथराइड को दे दिया और इसको भी मंजूर है कि हाँ भाई किसी को भी दे दो मैं पेमेंट, आप मान लो इसका नाम मिस्टर ए है, जो चेक ये कोई कागज है उसको ड्रॉ किया, लिखा ए है, और जिसके लिए लिखा कि भाई ये तुम हो वो ड्राई है, और इसको मंजूर है कि मिस्टर ड्रायर ने बोला है कि भाई मैं पैसा कलेक्ट करने नहीं जाऊंगा, ये पैसा कलेक्ट करने तो ये मेरा चपरासी जाएगा सी नाम का, तो उसको पैसा दे दोगे ना, बोला हाँ दे दूंगा। आपके बिहाफ पे आप जिसको बोलोगे मैं उसको भी दे दूंगा, चाहे आपको दूं या आपको किसी कहने पे दूं, मेरे को तो देना ही है, चाहे राम ले या श्याम ले। तो ये इसको एक्सेप्ट करता है, इसीलिए बोलता है कि इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती हैं, ये क्वेश्चन आता है। कितनी पार्टी होती हैं, तो तीन पार्टी होती हैं। तो तीन पार्टी का नाम बताओ, ये भी इसी तरह जैसा विषय आपके चेक की तरह ही बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट होती है। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से जब कुछ लिखवा के ले लेता है कि भाई मुझसे उधार ले जा रहे हो तो लिख के दो इस पे, तो बोलता है तुम ही लिख के तैयार कर दो ना, मैं उस पर साइन कर दूंगा। तो जो तैयार करता है वो ड्रायर है ना, जो लिख के देता है, जो बिजनेसमैन है या जो दुकानदार है या जिससे आपने उधार लिया है वही लिख के दे रहा है कि भाई मैं लिख रहा हूँ तुम इस पे साइन कर देना। जब तक ये साइन नहीं करेगा, जो ग्राहक है जब तक साइन नहीं करेगा तब तक ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये साइन करके देता है तब वैलिड मान, क्योंकि लिखने के तो कुछ भी लिख दे कि मैं 50,000 का सामान लिया हूँ जी और आपको 2 दिन के अंदर में पैसे दे दूंगा, ये ग्राहक बोलता है भाई 50,000 का थोड़े लिया था, मैं तो 5,000 का लिया हूँ, तू गलत लिखा है, मैं साइन ही नहीं करूंगा। या तू 2 दिन क्यों लिखा है, 20 दिन लिख। तो जो भी इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जब ये साइन करेगा तो ही वैलिड माना जाएगा, नहीं तो लिखने से कुछ भी लिख दे नहीं वैलिड माना जाएगा। यानी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो जो लिखा था उसका नाम हम कहते हैं ड्रावर, इसको कागज को जो तैयार किया था, और इसको जो स्वीकार किया था ग्राहक उसको हम बोलते हैं ड्रावी। और ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि टर्म ही पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रावर किसको कहते हैं, जो इस बिल को तैयार करता है या जो बिल को एक्सेप्ट करता है या जो पैसा कलेक्ट करता है। तो ध्यान से रखना चाहिए माइंड में कि ड्रावर वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को तैयार करता है, और जिसके लिए तैयार करता है, जो ग्राहक के लिए जिस पे ग्राहक साइन करता है उसका नाम होता है ड्रावी। ठीक है, तो ये ड्रावर, ये ड्रावी। और जो आदमी पैसा कलेक्ट करता है ना, जो इस कागज को लेके जाएगा और इसको ये ड्रावी पैसा दे देगा, तो जो भी कलेक्ट करने वाला होगा उसको बोलते हैं पेई। तो ये तीन पार्टियों के नाम आपको याद रखना है। अब देखो, ए दुकानदार था, इसने एक बी ने इससे सामान लिया था ग्राहक ने, तो ये बोला लिख के दो मैं तुमको एसी बेच रहा हूँ और एसी बेचने का महंगा सामान है, तुम लिख के मुझे दो कि कितने दिन में पैसे दे दोगे। तो इसने बोला तुम ही लिखवा लो, कागज पे ये लिख देता है, ये साइन कर देता है। तो ये बोला है, ए ने बोला था बी को कि देख एक सी नाम का आदमी मेरा चपरासी है, मैं उसको भेजूंगा तुम उसको दे देना। बोला ठीक है। अब ये मान लो उसका चपरासी नहीं आया है, तो ए खुद भी तो जा सकता है लेने के लिए। तो जो ये ड्रावर था और ये ड्रावी था, तो ड्रावर भी कभी कभी पेई बन सकता है, यानी यही खुद ही कलेक्ट करने जाए तो मना थोड़े कर देगा बी कि नहीं तुम क्यों आ गए, तुम अपने चपरासी को भेजते। तो ड्रावर भी कभी कभी पेई हो सकता है, ये ध्यान रखना। कोई थर्ड आदमी अपने चपरासी को नहीं भेजा, किसी ये जो ए नंबर दुकानदार था किसी डी नंबर दुकानदार से सामान लिया था वापस, क्योंकि ये तो नियम है ना बच्चे, कोई आदमी होलसेलर होता है, कोई आदमी रिटेलर होता है, कोई आदमी ये होलसेलर भी तो कहीं से सामान उठाता है, तो इसका बाप कहीं होलसेलर एक और बैठा है, रिटेलर भी छोटा कोई रिटेलर को सामान दे सकता है। तो ये तो सीक्वेंस चलता रहता है, ऐसा नहीं है। इस ए ने भी किसी से मान ले सामान लिया था और वो सामान लिया था 50,000 रुपये का,
और ये 50,000 रुपये का इससे सामान लिया था, और इसने ए ने बोला है कि ऐसा है भाई कि मैं 20,000 रुपया तुमको मैं कैश दे देता हूँ या चेक के थ्रू देता हूँ, जो 30,000 रुपया बचा है ना, ये मुझे बी से लेना है, और ये देखो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज इसने लिख के दिया है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मैं तुमको ही दे देता हूँ 30,000 रुपये का, तो ये तुम इससे जाके बी से ले लेना। तो डी भी एक दिन पेई बन सकता है। तो ना तो इसका ए का चपरासी गया लेने के लिए सी के रूप में, ना ए गया पेई लेने के रूप में, डी को दे दिया था चेक कि 2 महीने 1 महीने, मतलब ये चेक मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, कि भाई आप ले लेना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक तरह से एडवांस चेक की तरह समझ लो, चेक नहीं है बट आपस में कागज पे लिख लेते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं। तो ये भी जैसे आप एडवांस चेक किसी को काट कर दे देते हो ना, पोस्ट डेटेड चेक इसको बोलते हैं, कि भाई 2 महीने बाद मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन आज ही चेक मैं काट देता हूँ 2 महीना का डेट डाल के एडवांस वाला। तो उसी तरह आप इसको पोस्ट डेटेड चेक समझ लो, एडवांस में लिखा गया चेक, चेक नहीं है बट कागज पे इस तरह का फॉर्मेशन दिमाग में समझने के लिए। तो पेई आपको समझ में आ गया कि पेई कौन हो सकता है। तो ये तीनों पार्टी का नाम आपको जानना है, ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फ़ायदा क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट्री बिल है, ये डिमांड बिल, मतलब ये एक तरह से इसके कई रूप होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, कि हम इसको डॉक्यूमेंट्री बिल भी कह सकते हैं एक तरह से। इन दिस बिल द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सपोर्टेड बाय द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्म्स द genuineness of the sale or transaction that took place between the seller and buyer। मतलब मैंने आपको एसी बेचा, तो ये कागज पे तो आपको भी एसी का एक अ, दिखा दूंगा रसीद कि हाँ एसी आपको बेचा हूँ, तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होगा, इस बिल को लिखेंगे, इसलिए इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज का वहाँ पे नाम डॉक्यूमेंट्री बिल हो जाएगा। इसी तरह डिमांड बिल, कि भाई जब मैं आपसे डिमांड करूँगा, इस तारीख का कोई डेट फिक्स नहीं है, जब भी मैं आपको भेजूंगा, मैं अपना आदमी कागज लेके आप तुरंत उसको पैसा दे देना, तो कोई डेट फिक्स नहीं होता है, डिमांड पे बिल भेज पेमेंट करना होता है। इसी तरह यूजांस बिल बोलते हैं। यूजांस बिल का मतलब इट इज ए टाइम बाउंड बिल विच मीन्स द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन द गिवन पीरियड। जैसे हमने लिख के दे दिया भाई यूजांस कि भाई देखो 15 दिन का मोहलत देता हूँ, तुमको हमें ला के देना पड़ेगा, तो टाइम बाउंड मैनर में, जैसे आरटीआई की रिप्लाई 30 दिन के अंदर आपको देना होता है, ये नहीं कि 30वें दिन देना होगा या 15वें दिन देना होगा, नहीं, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में कभी भी। तो इसी तरह हमें लिख के हम देते हैं टाइम बाउंड मैनर में, कि मिलते ही 3 दिन के अंदर या मिलते ही 10 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा, तो उसको यूजांस बिल बोलते हैं। इसी तरह इनलैंड बिल है ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही, बट इसके छोटे छोटे अलग अलग नाम, अलग अलग फॉर्मेशन में चूंकि तैयार हो रहा है इसलिए इसके नाम दे रहे हैं, तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ देता है। यूजांस बिल मतलब टाइम बाउंड बिल। इनलैंड बिल मीन्स वो बिल केवल इंडिया में ही चलेगा, फॉरेन में उसको यूज नहीं कर सकते। हम बिजनेस तो फॉरेन में भी कर सकते हैं, विदेश वाला भी मेरा ग्राहक हो सकता है, लेकिन इनलैंड बिल लिखेंगे तो वो इनलैंड में ही, इंडिया में ही काम होगा, और इनलैंड के बजाय हम फॉरेन बिल लिख सकते हैं, तो फॉरेन बिल लिखेंगे तो वो फॉरेन बिल बनेगी, आउटसाइड इंडिया का होगा। तो टू एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन बिल आर एन एक्सपोर्ट बिल एंड इम्पोर्ट बिल। एक्सपोर्ट बिल और इम्पोर्ट बिल आती भी है ना किसी सामान के साथ, तो वो भी एक तरह से फॉरेन बिल ही होगा, जब सामान मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, या सामान मिलने के बाद 10 दिन का मैं टाइम लूंगा आपसे, जो भी कंडीशंस होंगे, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी जो बिल करते हैं वो फॉरेन बिल की तरह ही है। क्लीन बिल मीन्स कोई प्रूफ नहीं इस बिल के साथ लगा होगा, कोई आपको मीन्स सो द इंटरेस्ट इज कंपेरेटिवली हायर देन द अदर बिल। इस बिल को लिखते हैं तो बोलते हैं भाई देखो कि हम आपको ये बिल लिख के तो दे रहे हैं, लेकिन 10% का इंटरेस्ट लगेगा आपको सामान पे, जितने जितने दिन बढ़ाते जाएंगे उतने उतने दिन का 10% का पर डे के हिसाब से रेट बढ़ते जाएगा, तो वो क्लीन बिल बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट थोड़ा सा हायर होता है और वो क्लीन बिल होते हैं। ये सारा ट्रेड बिल, दिस काइंड ऑफ बिल इज स्पेशली रिलेटेड ओनली टू ट्रेड। कुछ बिल हम जैसे किसी से सामान खरीदते हैं, ग्रोसरी शॉप वाले से ग्रोसरी से रिलेटेड ही सामान खरीदते हैं, तो वो ट्रेड बिल हो जाएगा। कभी कभी हम किसी से पैसे ले लेते हैं कि मुझे पैसे दे दे, मैं जो मर्जी सो खरीदूँ, तो वो ट्रेड के लिए नहीं लिया हमने, किसी पर्पज़ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो दूसरा बिल होगा, लेकिन सिर्फ ट्रेड से सामान लेने देने के लिए किया वो मैं ट्रेड बिल ही कहूँगा उसको। सप्लाई बिल
मतलब द बिल इज विड्रॉन बाय द सप्लायर और कंट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज द सप्लाई बिल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हम कुछ पैसा ट्रांजेक्शन कंट्रैक्टर कर लेता है, ले देता है, दे देता है, सप्लाई सामान करूँगा, मुझे गवर्नमेंट का बिल जो है पास होने में टाइम लगता है, तो मैं उस पीरियड तक वेट कर लूँगा। इस तरह का जो बिल बना के लेते देते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो सप्लाई बिल होता है। इसमें से एक छूट गया आपका एकोमोडेशन बिल, वो मैं बाद में बताऊँगा बच्चे, ठीक है? तो आज की क्लास इतनी ही, बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूर पढ़ के आना, आगे भी पढ़ लोगे तो आपको कल की क्लास समझने में बहुत ईज़ी रहेगा, बिना पढ़े मत आना और ईज़िली हम कल